कभी कभी कुछ एनीमे पहले एपिसोड से ही तुम्हें बता देते हैं कि ये किस टाइप की स्टोरी होने वाली है। और फिर हंटर हंटर है एक ऐसा एनीमे जो शुरू में इतना इनोसेंट लगता है कि अगर मैं इसके बस शुरुआत के 10-15 एपिसोड देख लेता तो कहता ये तो एक नॉर्मल एडवेंचर शोनन है। लेकिन जितना मैं ये शो देखता गया उतना मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज रॉन्ग अबाउट इट। ये सिर्फ मॉन्स्टर्स, एडवेंचर्स और फाइट्स की स्टोरी नहीं है, ये ह्यूमंस की स्टोरी है। और इसी वजह से आज भी जब लोग ग्रेटेस्ट शोनेन एनीमे की बात करते हैं, हंटर हंटर का नाम हमेशा कॉन्वर्सेशन का पार्ट होता है। सच कहूँ, जब मैंने हंटर हंटर स्टार्ट किया था मुझे जेन्युइनली लगा कि मैं पोकेमॉन देख रहा हूँ। ब्राइट कलर्स, क्यूट क्रीचर्स, फन साउंड ट्रैक, एक इनोसेंट बच्चा और एक सिंपल एडवेंचर। सब कुछ इतना लाइट हार्टेड था कि मुझे लगा ये कंफर्ट एनीमे होने वाला है। और ऑनेस्टली इसी फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से हंटर हंटर इतना स्पेशल बन जाता है। ये तुम्हें पहले एक सेफ वर्ल्ड दिखाता है ताकि जब वो वर्ल्ड धीरे धीरे चेंज हो तो तुम भी उस चेंज को फील करो। और मेरे हिसाब से ये राइटिंग का बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन था। इस दुनिया के सेंटर में है गॉन। अगर मुझे गॉन को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो होगा ह्यूमन। वो परफेक्ट नहीं है, वो हमेशा सही डिसीजन भी नहीं लेता, लेकिन वो हर इमोशन ऑनेस्टली फील करता है और शायद इसी वजह से हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं। मुझे गॉन में सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगती है कि वो परफेक्ट हीरो बनने की कोशिश ही नहीं करता। वो बस अपनी इमोशंस के अकॉर्डिंग जीता है और शायद इसीलिए वो इतना ह्यूमन लगता है। लेकिन हर लाइट को डिफाइन करने के लिए डार्कनेस की ज़रूरत होती है और हंटर हंटर में वो डार्कनेस लेकर आता है किलवा, गॉन का कंप्लीट अपोजिट। अगर गॉन सनलाइट है तो किलवा शैडोज है, लेकिन उसकी स्टोरी सिर्फ डार्कनेस की नहीं है, वो हीलिंग की स्टोरी है, ट्रस्ट की स्टोरी है और आइडेंटिटी की स्टोरी है। कभी कभी हम जिस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं वही डिसाइड करता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। लेकिन हंटर हंटर एक ब्यूटीफुल बात कहता है, योर पास्ट कैन शेप यू बट इट डजंट हैव टू डिफाइन यू। और इसीलिए किलवा का डेवलपमेंट इतना सेटिस्फाइंग लगता है कि उसकी जर्नी सिर्फ स्ट्रांग बनने की नहीं है, उसकी जर्नी नॉर्मल बनना सीखने की है, उसकी जर्नी ट्रस्ट करना सीखने की है, उसकी जर्नी फ्रेंडशिप को समझने की है। और मुझे लगता है एनीमे हिस्ट्री की बेस्ट फ्रेंडशिप्स में अगर किसी डुओ का नाम आएगा तो गॉन और किलवा उस लिस्ट में ज़रूर होंगे, क्योंकि इनकी फ्रेंडशिप फोर्स नहीं लगती, ये नेचुरली ग्रो करती है और इसी वजह से इमोशनल फील होती है। लेकिन हंटर हंटर सिर्फ फ्रेंडशिप की स्टोरी नहीं है, ये रिवेंज की भी स्टोरी है। और रिवेंज को रिप्रेजेंट करता है कुरापिका। कुरापिका का कैरेक्टर हमें ये दिखाता है कि रिवेंज कभी फ्री नहीं मिलता, हर रिवेंज की एक प्राइस होती है और अक्सर वो प्राइस तुम्हारी खुद की पीस होती है। रिवेंज की सबसे डेंजरस बात ये नहीं होती कि तुम किसी और को डिस्ट्रॉय करते हो, सबसे डेंजरस बात ये होती है कि धीरे धीरे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ रिवेंज बन जाती है। और जिस दिन तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ एक इमोशन बन जाए उस दिन तुम जीना कम और बस एग्जिस्ट करना ज़्यादा शुरू कर देते हो। इसीलिए कुरापिका सिर्फ एक रिवेंज कैरेक्टर नहीं है, वो रिवेंज का कॉन्सिक्वेंस है। और फिर है लियोरियो, शायद सबसे अंडररेटेड मेंबर। स्टार्टिंग में वो फनी लगता है, कभी ग्रीडी लगता है, कभी लाउड लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तुम रियलाइज करते हो कि हर टीम को एक इमोशनली मैच्योर इंसान की ज़रूरत होती है, एक ऐसा इंसान जो सबको ग्राउंड पे रखे। लियोरियो वही कैरेक्टर है। हर ग्रुप में एक पावर हाउस होता है, एक जीनियस होता है और एक दिल से सोचने वाला इंसान होता है। हंटर हंटर में वो लियोरियो है। और फिर आती है मेरी फेवरेट बात, हंटर हंटर के विलेंस, या शायद उन्हें विलेंस कहना ही गलत होगा, क्योंकि इस एनीमे में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर अपने पर्सपेक्टिव से सही लगता है। हंटर हंटर तुम्हें सिर्फ ये नहीं पूछता कि हीरो कौन है, ये पूछता है कि तुम किस एंगल से देख रहे हो। और जब कोई स्टोरी तुम्हें हर साइड को समझाने पे मजबूर कर दे तब समझ जाओ कि राइटिंग स्पेशल है। मेरे लिए यॉकनी सिटी वो आर्क था जहाँ मुझे पहली बार लगा ओके अब ये एनीमे सीरियस हो गया है। पेसिंग, डायलॉग, एटमॉस्फियर सब कुछ मैच्योर फील होने लगा। यहाँ मुझे समझ आया कि हंटर हंटर फाइट से ज़्यादा कैरेक्टर्स के डिसीजन पे फोकस करता है और वही उसकी ओरिजिनलिटी है। उसके बाद स्टोरी तुम्हें और डीपली इंट्रोड्यूस करती है नैन से। और ऑनेस्टली जितना मैंने एनीमे देखा है, नैन इज विजिली वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पावर सिस्टम। यहाँ सिर्फ स्ट्रांग होना इनफ नहीं है, तुम्हें स्मार्ट भी होना पड़ता है, क्रिएटिव भी होना पड़ता है और स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी पावर्स। इसी वजह से हंटर हंटर की फाइट्स कभी रेपिटेटिव नहीं लगती, हर बैटल एक पजल की तरह फील होती है। अगर मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ग्रीड आइलैंड मेरा फेवरेट आर्क नहीं था,
गेम मैकेनिज्म इंटरेस्टिंग थे, लेकिन पर्सनली मुझे कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगा। कभी कभी रूल्स इतने डिटेल्ड लगते थे कि पेस स्लो फील होने लगा था। लेकिन इसी आर्क ने एक चीज प्रूव कर दी, हंटर हंटर कभी रिस्क लेने से नहीं डरता। लेकिन फिर एक ऐसा फेज आता है जहाँ हंटर हंटर अपनी लिमिट्स ही तोड़ देता है। और बिना स्पॉइलर के सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक पॉइंट के बाद मुझे जेन्युइनली लगा कि मैं वही एनीमे देख ही नहीं रहा जो पहले एपिसोड में देख रहा था। स्टोरी का टोन चेंज हो जाता है, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग फील होने लगता है, एटमॉस्फेयर हेवी हो जाता है, और हर एपिसोड के बाद तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, अब आगे क्या होगा। ये वही फेज है जहाँ हंटर हंटर एडवेंचर से फिलोसफी की तरह शिफ्ट करता है। और इसी फेज में हंटर हंटर इंट्रोड्यूस करता है दो ऐसे कैरेक्टर्स जिन्होंने मेरी पूरी परसेप्शन ही चेंज कर दी, मेरियम और कोमुगी। बिना स्पॉइलर के सिर्फ इतना ही कहूंगा, अगर गॉन और किलवा फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरियम और कोमुगी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और शायद इसीलिए इनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल फील होती है। हंटर हंटर यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है, क्या इंसान सिर्फ पैदा होने से इंसान होता है या फिर ह्यूमैनिटी एक चॉइस है। और मुझे लगता है इसी एक क्वेश्चन की वजह से हंटर हंटर ऑर्डिनरी शोनेन से ऊपर उठ जाता है। ये सिर्फ बैटल्स नहीं दिखाता, ये एम्पैथी दिखाता है, काइंडनेस दिखाता है, और ये दिखाता है कि कभी कभी सबसे पावरफुल चीज स्ट्रेंथ नहीं, अंडरस्टैंडिंग होती है। बहुत लोग सोचते हैं हंटर हंटर एक्शन के लिए फेमस है, मुझे नहीं लगता। मेरे हिसाब से हंटर हंटर ह्यूमैनिटी के लिए फेमस है। ये बार बार एक ही क्वेश्चन पूछता है, अच्छा इंसान किसे बोलते हैं, बुरा इंसान किसे बोलते हैं, सैक्रिफाइस कब सही है। और जब तुम इन क्वेश्चंस को आंसर ढूंढने लगते हो तब रियलाइज होता है कि ये एनीमे सिर्फ एंटरटेन नहीं कर रहा है, ये तुम्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है। और ये सब तब और इम्पैक्टफुल लगता है जब तुम इस एनीमे की वर्ल्ड बिल्डिंग देखते हो। हर जगह का अपना कल्चर है, अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी रूल्स है, और सबसे अच्छी बात, ये वर्ल्ड सिर्फ मेन कैरेक्टर के अराउंड एग्जिस्ट नहीं करता। लगता है कि अगर गॉन स्क्रीन पे ना भी हो तो भी ये दुनिया चलती रहेगी। और मेरे लिए यही ग्रेट वर्ल्ड बिल्डिंग की पहचान है। इसीलिए आज भी जब हंटर हंटर की कंटिन्यूएशन की बात होती है मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाता हूँ। नॉट बिकॉज मुझे सिर्फ और फाइट्स देखनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड में और वक्त स्पेंड करना है। और मुझे लगता है कि इस स्टोरी के पास अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी है। हंटर हंटर ने मुझे एक बहुत सिंपल लेसन दिया, कभी कभी किसी स्टोरी को उसके फर्स्ट इंप्रेशन से जज मत करो। क्योंकि जो एनीमे मुझे पहले पोकेमोन जैसा इनोसेंट लगता था वही धीरे धीरे मेरी फेवरेट कैरेक्टर स्टडीज में से एक बन गया। ये एनीमे फ्रेंडशिप की बात करता है, रिवेंज की बात करता है, एम्बिशन की बात करता है, और सबसे बढ़कर ह्यूमन नेचर की बात करता है। और शायद इसीलिए हंटर हंटर सिर्फ एक एनीमे नहीं, एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो खत्म होने के बाद भी तुम्हारे साथ रहता है। That's it for the वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।